नमस्कार, मैं महेश कुंतल आज आपके सामने बीएड सेकेंड ईयर जेंडर विद्यालय एवं समाज विषय के साथ इस सब्जेक्ट में हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो महिला असमानता को लेकर चल रहा था तथा इसके लिए बालिका शिक्षा तथा महिलाओं के संपूर्ण विकास हेतु विभिन्न योजना एवं कार्यक्रम जो भारत सरकार के लिए चलाए गए हैं उनके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। भारत सरकार का जो प्रमुख लक्ष्य था वो जेंडर असमानता को समाप्त करना तथा लिंग के आधार पर असमानता न हो, सभी के लिए समान अधिकार देना तथा समानता का अधिकार सभी के लिए प्रदान करना भारत सरकार का लक्ष्य रहा है। इसके लिए केंद्र सरकार ने अनेक योजनाएं एवं कार्यक्रम चलाए। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें तो नारी शिक्षा का महत्व। भारत में महिलाओं के विकास कल्याण एवं सशक्तिकरण हेतु सक्रिय कदम उठाए जाने का वर्ष 1974 ईस्वी माना जाता है। मतलब इसमें भारत में महिलाओं का जो सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण में जो प्रमुख भूमिका निभाई गई है, उनका विकास करने के लिए जो प्रमुख योजनाएं या फिर प्रमुख बल दिया गया है वो 1974 के बाद इसमें प्रारंभ हुआ है, क्योंकि इसी वर्ष भारतीय महिलाओं की स्थिति का अध्ययन करने के लिए एक समिति का गठन किया गया था, जिसे 1975 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। क्योंकि इस वर्ष क्या है कि महिलाओं की स्थिति कैसी है भारत में, इसका अध्ययन करने के लिए एक समिति का गठन किया गया था और उस समिति ने अपनी 1975 में रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। इसके बाद स्त्री एवं पुरुष समानता की दिशा में गंभीर प्रयास किए जाने लगे। उन्हें 80 के दशक में गति मिली। इसके बाद क्या है कि स्त्री एवं पुरुष की समानता में अनेक प्रकार से हमें इसके परिणाम सामने आने लगे तथा 80 के दशक के बाद इसमें और अधिक गति मिली और इसके परिणाम हमें प्रत्यक्ष रूप से सामने दिखाई देने लगे। भारत सरकार के द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु विभिन्न योजना, कार्यक्रम एवं योजनाएं चलाई जा रही हैं। भारत सरकार को महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए अनेक प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिससे कि महिला अपने अधिकारों को समझें, उनका निर्वहन करें और भारत में समानता का अधिकार पूर्ण रूप से लागू हो, जिसका संचालन अलग अलग विभाग एवं मंत्रालय कर रहे हैं। अतः महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए चाहे तो श्रम शक्ति का हो, चाहे रोजगार का हो, चाहे शिक्षा का हो, सभी प्रकार से अलग अलग विभाग इसके लिए प्रयासरत हैं। निश्चय ही नारी शिक्षा अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसके लिए हम विभिन्न बिंदुओं के द्वारा इसे हम समझ सकते हैं। अतः ये तो हम सभी जानते हैं कि नारी का शिक्षित होना हमारे परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, सभी के लिए अत्यंत आवश्यकता है एवं इसका बहुत ही महत्व है। क्योंकि अगर ऐसा कहा जाता है कि अगर लड़का शिक्षित होता है तो उससे केवल एक परिवार शिक्षित होता है और अगर लड़की शिक्षित होती है तो उससे 2 परिवार शिक्षित होते हैं। और चूँकि बच्चे की सबसे प्रथम जो शिक्षक मानी जाती है वो माँ मानी जाती है, अतः अपनी माँ के द्वारा शिक्षा को, बालक को सबसे अच्छी शिक्षा प्रदान की जा सकती है। स्त्री शिक्षा के विषय में स्वामी दयानंद जी ने जोरदार शब्दों में कहा था कि राष्ट्र, समाज, प्रशासन और परिवार के क्रियाकलाप तब तक उचित ढंग से नहीं किए जा सकते जब तक स्त्रियों को शिक्षा ना मिले। तो इन्होंने स्त्री शिक्षा पर बल देते हुए कहा था कि राष्ट्र, समाज, प्रशासन, परिवार आदि सभी के जो क्रियाकलाप होते हैं उनको तब तक हम बेहतर रूप से उन्हें परिभाषित नहीं कर सकते जब तक कि उन्हें हम महिला शिक्षा को बढ़ावा ना दें। अगर वेदों की बात करें तो प्राचीन वेदों में नारी शिक्षा के महत्व को भी
स्वीकार किया गया है तथा इस पर महिला शिक्षा पर अत्यंत जोर दिया गया है। जैसे अगर हम वैदिक काल की बात करें तो वैदिक काल में महिलाओं को पुरुषों के समान ही धार्मिक कर्मकांडों में शिक्षा प्राप्त करने के लिए आदि को उतना ही महत्व था जितना कि पुरुष को था। अतः दोनों को ही पूर्ण रूपेण इसमें महत्व प्रदान किया गया था। तो वेदों में भी महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने के लिए पुरजोर समर्थन किया गया है। इसी संबंध में एक समिति बनी थी जिसका नाम था मेहता समिति, जिसकी अध्यक्ष थी डॉक्टर हंसा मेहता। 1962 में बनी थी। उनका कथन था कि यदि नए समाज का कठोर निर्माण ठोस आधार पर करना है तो स्त्रियों को वास्तविक एवं प्रभावपूर्ण ढंग से पुरुषों के समान अवसर देने होंगे। देखो, महिला शिक्षा के संबंध में एक समिति बनी थी 1962 में, हंसा मेहता समिति। इस समिति के द्वारा जो सिफारिश की गई थी, राय दी गई थी, उन्होंने कहा था कि अगर एक नए समाज का गठन करना है और उसका ठोस आधार प्रदान करना है तो स्त्रियों को वास्तविक एवं प्रभावपूर्ण ढंग से जिस प्रकार से पुरुषों को शिक्षा दी जाती है उसी प्रकार से स्त्रियों को भी शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। इसके बाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी इसके बारे में कहा है कि लड़के की शिक्षा केवल एक व्यक्ति की शिक्षा होती है, परंतु एक लड़की की शिक्षा एक सारे पूरे परिवार की शिक्षा होती है। तो भारतीय प्रधानमंत्री जो प्रथम प्रधानमंत्री डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने इसके बारे में कहा था कि अगर हम एक लड़के को शिक्षित करते हैं तो वो उसकी व्यक्तिगत शिक्षा है, तथा अगर एक लड़की को अगर हम शिक्षित करते हैं तो वो उसके पूरे परिवार को शिक्षित कर सकती है, अतः पूरे परिवार की शिक्षा है। इसी संबंध में महात्मा गांधी ने अपने विचार प्रस्तुत किए और कहा है कि स्त्रियों को वही शैक्षिक सुविधाएं दी जानी चाहिए जो पुरुषों के लिए हों। अतः इन्होंने कहा है कि हम स्त्रियों को उन सभी शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध कराएं जो कि लड़कों के कराई जाती हैं। यदि हो सके तो उन्हें विशेष सुविधाएं भी मिलनी चाहिए और अगर संभव हो तो उन्हें हम सामान्य से भी अधिक सुविधाएं कराए जाने का प्रयत्न करना चाहिए। विवेकानंद का कहना है कि वही देश उन्नति कर सकते हैं जहां स्त्रियों को उचित स्थान दिया जाता है तथा उनकी शिक्षा का भी उचित प्रबंध किया जाता है। अतः अब आगे विवेकानंद जी ने इस संबंध में अपने विचार प्रस्तुत करते हुए कहा है कि वही देश प्रगति कर सकता है जहां पर महिलाओं का सम्मान किया जाता है और उन्हें शिक्षा के उचित अवसर प्रदान किए जाते हैं। स्त्री शिक्षा का विश्वविद्यालय आयोग 1948-49 ने महत्व इस प्रकार बताया है कि स्त्री शिक्षा के अभाव में व्यक्ति शिक्षित नहीं हो सकते। यदि शिक्षा को पुरुषों अथवा स्त्रियों के लिए सीमित करने का प्रश्न है तो ये अवसर स्त्रियों को दिया जाए। देखिए, जो सबसे पहले स्वतंत्रता के बाद जो आयोग बना था जिसे विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के नाम से जाना जाता है, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तो उन्होंने इस संबंध में अपने जो सुझाव दिए थे उसमें कहा था कि अगर स्त्री शिक्षा के अभाव में व्यक्ति शिक्षित नहीं हो सकता। यदि शिक्षा को पुरुषों तथा स्त्रियों के लिए सीमित करने का प्रश्न हो तो यह अवसर स्त्रियों को दिया जाए। उन्होंने कहा था कि अगर हम स्त्रियों के द्वारा किसी भी स्त्रियों के अभाव में हम शिक्षा पूर्ण रूप से सभी के लिए प्राप्त नहीं कर सकते। अगर शिक्षा को सीमित करने का भी प्रश्न है तो हम इसे
स्त्रियों को ही देंगे, जिसमें लड़कों को वंचित रखा जा सकता है, लेकिन स्त्रियों को वंचित इससे नहीं रखा जाए, क्योंकि उनके द्वारा ही भावी संतान को शिक्षा प्रदान की जाती है। और उन्होंने कहा था कि अगर स्त्री को अगर हम शिक्षित करते हैं तो स्त्री ही अपनी संतान को शिक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और देखिए, इनकी योजनाओं के बारे में अगर हम पढ़ें तो इसमें महिला सशक्तिकरण हेतु केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली विशेष योजना। देखो, सबसे पहली अगर योजना की बात करें तो ड्वाक्रा योजना 1982 में इसकी शुरुआत हुई। ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराते हुए उनके स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषाहार, स्वच्छता, शिशुओं की देखभाल जैसी मूलभूत सेवाएं प्रदान करना इस योजना का लक्ष्य रखा गया। अब इसमें सेकंड नंबर पर जो योजना बनाई गई थी वो थी नौराड प्रशिक्षण योजना, और ये योजना 1989 में स्टार्ट की गई। इस योजना में महिलाओं को विभिन्न व्यवसायों जैसे दरी, चिकन, ब्लॉक पेंटिंग, स्क्रीन पेंटिंग आदि से संबंधित प्रशिक्षण देकर उन्हें गतिविधियों में संलग्न करना। अब इसके बाद महिलाओं के लिए प्रशिक्षण सहायता, जिसे स्टेप बोला गया। परंपरागत क्षेत्र में महिलाओं के कौशल में सुधार लाना, रोजगार के कार्यक्रम भी हैं इसमें। इसके बाद महिला समानता योजना 1981। इसमें ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को समानता तथा समग्रता के लिए शिक्षा की समुचित व्यवस्था करना। इसके बाद महिला समृद्धि योजना 1993। ग्रामीण महिलाओं में बचत की आदत डालकर उन्हें सशक्त बनाना। इसके बाद राष्ट्रीय महिला कोष 1993। गरीबी रेखा से के नीचे के परिवारों को महिलाओं में आर्थिक सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए हेतु उत्पादन गतिविधियों के लिए ऋण संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराकर उनकी आय को बढ़ाना। इसके बाद राजेश्वरी बीमा योजना 1997। गरीबी रेखा से नीचे की विकलांग बालिकाओं व महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा कायम करना। मैं एक साइड में तो योजनाओं के नाम बोल रहा हूँ आपको, और एक साइड में उनसे संबंधित जो प्रमुख लक्ष्य रखे गए थे, उद्देश्य रखे गए थे, उनको बता रहा हूँ। अब इसमें जो अगली योजना है राष्ट्रीय शिशु गृह कोष योजना 1994। अब इसमें 0 से 5 वर्ष के नाजुक वर्ग के बच्चों को दिवस में देखभाल की सुविधा उपलब्ध कराना। इसके बाद राष्ट्रीय शिशु गृह कोष योजना, ये तो अभी बता दिए। बालिका समृद्धि योजना 1997। गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों में जन्म लेने वाली बालिका की माता को पौष्टिक आहार, बालिका की 10वीं तक की पढ़ाई हेतु नगद शैक्षिक अनुदान प्रदान किया जाता है। अब इसके बाद मरणोपरांत सहायता एवं पुनर्वास निधि योजना। किसी महिला ऋण धारक की मृत्यु अथवा राष्ट्रीय महिला कोष की वित्त पोषित के माध्यम से सृजित परिसंपत्ति को नुकसान की दशा में ऋण की बकाया राशि को माफ करना। महिला द्वारा शिक्षा द्वारा महिला सशक्तिकरण, सर्व शिक्षा अभियान, अनौपचारिक शिक्षा केंद्रों तथा महिलाओं द्वारा शोध परियोजनाओं को प्रोत्साहन के लिए सहायता एवं अनुदान दिया जाता है।
महिला शिक्षा, इसमें बालिकाओं की विद्यालय में भर्ती, ब्लैक बोर्ड योजना, अध्यापिकाओं के रूप में ग्रामीण महिलाओं की भर्ती तथा बालिकाओं की निःशुल्क शिक्षा, व्यावसायिक पाठ्यक्रम आदि योजनाओं के लिए केंद्र 90% सहायता एवं अनुदान देता है। अब इसके बाद सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता मंत्रालय के द्वारा जो कार्यक्रम चलाए गए, योजना चलाई गई, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। इसमें सबसे पहला जो है वो है महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम। इसका जो उद्देश्य रखा गया था वो तो 15 वर्ष से अधिक आयु के महिलाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण। इसके बाद आर्थिक सशक्तिकरण हेतु सहायता, कृषि आधारित उत्पादन इकाइयों में महिलाओं को नियोजित करना तथा सहायता देना। इसके बाद शिशु गृह एवं कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल, केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा इनके लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। इसके बाद शिशु गृह एवं कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल, केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड के द्वारा वित्तीय सहायता इसके लिए दी जाती है। परिवार परामर्श केंद्र, महिला मुद्दों से जुड़े स्वैच्छिक संगठनों को पारिवारिक एवं सामाजिक अत्याचार से निपटने के लिए परामर्श, संदर्भ एवं पुनर्वास हेतु सहायता दी जाती है। अब इसके बाद ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा चलाई जाने वाली योजनाएं। राष्ट्रीय वृद्धावस्था योजना, इसमें गरीबी रेखा से नीचे के वृद्धजनों को पेंशन देना। राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना, इसमें आजीविका कमाने वालों की मृत्यु होने पर गरीब परिवार को सहायता देना। राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना, गरीब परिवार की गर्भवती महिला को सामाजिक सहायता देना। तो आज हमने जो जिन योजनाओं को पढ़ा है वो महिला सशक्तिकरण हेतु केंद्र द्वारा चलाई जाने वाली योजनाओं के बारे में आज हमने अध्ययन किया है, जिसमें मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा चलाई जाने वाली योजनाएं, सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता मंत्रालय द्वारा चलाई जाने वाली योजनाएं और ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा चलाई जाने वाली योजनाओं को पढ़ाए। इन योजनाओं को आप दोबारा से एक बार फिर रिवाइज करना और कमेंट करके इसमें बताना। तो आज का इतना ही। जय हिंद, जय भारत।